exactly you think that आपका major achievements हुआ है 2 साल? Let's begin with that. हमारी जो गवर्नमेंट रही है मोदी जी के नेतृत्व में, यदि 2 वर्षों के इसके परफॉर्मेंस को देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि परफॉर्मेंस एक्सीलेंट रहा। क्योंकि भारत जैसे बड़े देश में 2 वर्षों का समय किसी भी गवर्नमेंट के लिए पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। फिर भी 2 वर्षों के अंदर हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। 2 वर्ष के अंदर ही भारत के ऐसे हालात पैदा हो गए जहां 2 वर्ष के पहले जीडीपी की ग्रोथ रेट 6% के नीचे आ गई थी। आज वह जीडीपी की ग्रोथ रेट 7.6% पहुंच चुकी है। और 2015 और 16 के फाइनेंशियल ईयर में भी देखा जाए तो लास्ट क्वार्टर में वो 7.9% तक भी पहुंच गई। और चाइना और अमेरिका 2 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम होता है। लेकिन 2015-16 ये एक ऐसा फाइनेंशियल ईयर रहा है, पूरी ग्लोबल कम्युनिटी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट यदि किसी कंट्री में हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो भारत में अप्रॉक्सीमेटली $51 बिलियन या कुछ ऐसे। अब सारी ग्लोबल कम्युनिटी भी यह मानने लगी है कि भले ही अमेरिका वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमिक नेचुरल रिसोर्सेज की जिस तरीके से लूट होती थी, उस लूट को हम लोगों ने रोका है। सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाई है। उदाहरण बहुत सारे हैं, मैं सारे उदाहरण नहीं दूंगा, लेकिन एक ही मैं उदाहरण देना चाहता हूं। जब कोल स्कैम हुआ था कांग्रेस और यूपीए गवर्नमेंट के शासनकाल में, तो उसमें सीएजी ने पॉइंट आउट यह किया था कि अप्रॉक्सीमेटली कोल एलोकेशन में जो गड़बड़ी हुई है उसके कारण 1.86 लाख करोड़ का क्षति हुई है, नुकसान हुआ है। लेकिन हम लोगों ने जो इस बार कोल ब्लॉक का एलोकेशन किया है, सिस्टम को इतना ट्रांसपेरेंट रखा है, अब हमारे गवर्नमेंट एक्सचेकर में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का की बेनिफिट बने जाएगी। तो सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने का लाभ क्या होता है, यह मैंने बताया। कुछ बहुत सारे स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल भी हम लोगों ने रिफॉर्म्स किए, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। अब मिडिल मैन बीच में नहीं होगा। जो भी सब्सिडी, जो भी गवर्नमेंट की असिस्टेंस लोगों तक पहुंचनी है, वो आधी अधूरी नहीं पहुंचेगी, बल्कि पूरी की पूरी सीधे उसके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगी। अब जैसे हम लोगों ने एक ये व्यवस्था कर दी कि क्लास 3 और क्लास 4 उनका जो कि अपॉइंटमेंट्स होते थे, वो इंटरव्यू समाप्त कर दिया, धांधली होती थी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता, समाप्त कर दिया। अब बिजनेसमैन के लिए 2 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर है, हम लोगों ने कहा कि कोई भी बुक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, कोई खाता बही नहीं, कोई खाता बही नहीं, जो आपको हो वही सही, न खाता न बही, जो आपको हो वही सही। और उस 2 करोड़ के टर्नओवर पर यह मान लेंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो हुई है वो 8% की हुई है, और इनकम टैक्स लगेगा तो उसी 8% पर ही लगेगा। प्रोफेशनल्स के लिए भी यदि 50 लाख की उसकी इनकम है पर ईयर की, तो मान लेंगे कि 25 लाख एक्सपेंडिचर है, 25 लाख पर इनकम टैक्स लगेगा। ये सब कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल कुछ रिफॉर्म्स हैं कि जिसका क्या असर दिखाई देने लगा। अब बहुत सारे 1 करोड़ से अधिक
फेक राशन कार्ड चल रहे थे फर्जी, उसको हम लोगों ने समाप्त किया। लगभग मैं समझता हूँ कि 10,000 करोड़ रुपए की लगभग सेविंग हुई है गवर्नमेंट। सर आपका जो अपना एलपीजी मतलब गैस सिलेंडर पे भी जो धाप दी थी उसमें भी बहुत बड़ी सेविंग हुई। सर आप प्राइम मिनिस्टर की अपील पर 1 करोड़ से अधिक हाँ, लोगों का बिल्कुल वो छोड़ देना, यह है दैट इज मेजर अचीवमेंट। और प्राइम मिनिस्टर की अपील का असर लोगों के ऊपर हो रहा है, उससे यह निष्कर्ष निकलता है। सर आपने कहा कई सारा चीज़ आपने किया है फाइनेंस सेक्टर में, और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो इतना सारा टैक्स देना पड़ रहा है आज, तो क्या ये एक बहुत बड़ा बोझा नहीं हो रहा है मिडिल क्लास के लिए? इनडायरेक्ट टैक्स, भैट, ये वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं। देखिए मुझे लगता है कि आप जीएसटी पास होने दीजिए, उसके बाद हम लोग और कुछ टैक्स रिफॉर्म्स करेंगे। जीएसटी एक बार पास हो गई और मैं क्या मानता होता है हूँ किसने के एस्टिमेट किया है 100 रुपए का अगर खर्चा किया ये चीज़ को, एक्चुअली टैक्स इज as much as डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर किया जाए, इट इज as much as 55 रुपीज सोशल सर्किट में चल रहा है ये। वैसे टैक्स रिफॉर्म्स का प्रोसेस तो हम लोगों ने शुरू किया है, टैक्सेस को रैशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन और भी आगे करना है। मैं नहीं कहता हूँ कि बस काम पूरा हो गया, उसे और आगे करना है, आगे करेंगे। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि तो जीएसटी लागू हो जाए, मेरा यह मानना है कि जीडीपी की ग्रोथ रेट अप्रॉक्सिमेटली 1.5 से 2% के अपने आप बढ़ जाएगी। सर 2 साल में आपका मंत्रालय। दूसरी चीज जो पुअर क्लास है उसके लिए सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी हम लोगों ने प्रोवाइड की, एक अपने फ्यूचर को लेकर भी उसके अंदर सेंस एम्पावरमेंट, जिसको एम्पावरमेंट, एक सेंस ऑफ फियर भी उसके अंतर्गत रहता था, और वो सेंस ऑफ फियर उसका समाप्त होगा और उसके अंदर सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा होगा। और कॉन्फिडेंस यदि किसी के अंदर पैदा होता है तो मैं समझता हूँ कि देश के इकोनॉमी में वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन भी दे सकता है अपनी योग्यता क्षमता से। जो वही थी जो एम्प्लॉयमेंट के आपका अपना जो गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स से वो एम्प्लॉयमेंट रेट में कम हो गया, दैट्स व्हाट लोग बोल रहे हैं। देखिए बट अब स्किल डेवलपमेंट का तो काम शुरू किया है। अब स्किल डेवलपमेंट से बहुत सारे लोगों को तो मिला है, लाभ हुआ है। लोगों ने स्किल डेवलपमेंट के बाद मुद्रा बैंक से लोन लिया है और लगभग 3.5 करोड़ से अधिक की संख्या है, अप्रॉक्सिमेटली 3.5 करोड़ नवयुवकों ने। तो एक प्रकार से यह भी तो उसको 3.5 करोड़ का ही हम जॉब क्रिएशन क्यों माने, उसमें 2, 3, 4, 5 लोग और उसके साथ काम करें। मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत भी गवर्नमेंट का कुछ फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में है, तो इसमें कितना सफलता मिली है? सक्सेस मिली है, और कुछ करने की हम लोग की जरूरत और कर रहे हैं। तो मेक क्योंकि देखिए इन सब सारी चीजों के 100% रिजल्ट तो ये नहीं समय आ आएगा, जाएगा, ये नहीं कह सकते, समय लगेगा, लेकिन रिजल्ट आने प्रारंभ हो गए हैं। तो स्वच्छ भारत का जो मेन खुशी की बात यह है कि रिजल्ट आने प्रारंभ हो गए। सर जो स्वच्छ भारत का जो मेन क्रिटिसिज्म जो आता है कि काफ़ी तो टॉयलेट्स में बिल्डिंग में बन गया है, लेकिन उसमें पानी का प्रबंध नहीं है। धीरे धीरे सब होगा। तो मुझे लगता है यही प्रॉब्लम है। इसमें केवल सरकार ही सब सारा कर पाएगी, संभव नहीं, जब तक कि समाज का सहयोग प्राप्त नहीं। समाज भी जब तक हमको सहयोग नहीं करेगा तब तक हम इसमें पूरा चीज वो सक्सेस नहीं हासिल कर सकते। सर होम मिनिस्ट्री में जो आपका अपना मिनिस्ट्री है, उसमें देश में एक बहुत बड़ा चैलेंज था सिक्योरिटी को लेकर, इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर। वहाँ मेन अचीवमेंट वहाँ मैं चल। देखिए चाहे नक्सलिज्म हो, नक्सलिज्म और एक्सट्रीमिज्म नॉर्थ ईस्ट, एक्सट्रीमिज्म नॉर्थ ईस्ट में है, माओइज्म नक्सलिज्म को माओइज्म भी कहते हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। हाँ, लेकिन नक्सल कुछ ज़्यादा पहले से इसमें 37 to 40% की डाउन हुआ। टेररिज्म के फ्रंट पर देखें तो मैं कह सकता हूं कि सक्सेसफुल इनफिल्ट्रेशन जो आतंकवादियों के भारत में होते थे वो 50% की कमी आई है 2015-16 में, 50% की कमी आई। इंसर्जेंसी तो लगभग काफी हद तक मिनिमाइज हो गई है नॉर्थ ईस्ट। बट सर और मैं समझता हूँ कि अब तक के
15 वर्ष 20 वर्षों के इतिहास को कोई आप चीज के उठा कर देखे तो लोवेस्ट पॉइंट पर है। बट सर नो वेयर इज दैट जो नागा का जो आपके जो बेसिक प्रिलिमिनरी नहीं, जो एग्रीमेंट हाँ, हुआ था उसके बाद क्या हुआ है सर? नहीं, वो तो प्रोसेस चल रहा है ना। जी। हम लोगों ने कहा साल 1.5 साल में पूरा करेंगे, तब 1 साल का अच्छा। माओइस्ट अटैक उड़ीसा में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तो उनके साथ हो गया है, बातचीत चल रही है। सर उड़ीसा में जिस तरह से माओइस्ट का अटैक बढ़ रहा था और अभी अभी कल परसों में खबर आया है कि बिजू जनता दल ने अपना ऑफिशियल अकाउंट से जो है नक्सल वो दिया पैसा दिया है उनको। ब्रज किशोर त्रिपाठी जो इंडिया गवर्नमेंट में स्टेट मिनिस्टर थे उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि बिजू जनता दल ने अपना अकाउंट से 45 लाख रुपया एक पर्टिकुलर माओइस्ट का अकाउंट को उन्होंने ट्रांसफ़र किया है। तो उस पर आप कैसे रिएक्ट करें? अब मुझे देखना पड़ेगा क्या है फैक्ट, क्योंकि जब तक सारे फैक्ट्स की जानकारी न हो तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन उड़ीसा के ने भी वहाँ की गवर्नमेंट ने भी प्रयत्न किया है माओइज्म को सक्सेस हासिल करने में और काफ़ी हद तक उनको सफलता प्राप्त भी हुई। बड़ी संख्या में मैं समझता हूँ जितने माओइस्ट इस पिछले साल 1.5 साल के अंदर सरेंडर किए हैं, इसके पहले इतनी बड़ी नंबर सरेंडर कभी नहीं हुआ। क्या सर केंद्र जो स्टेट की डिमांड होता था इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए माओइस्ट कितना वो कितना कहाँ पहुँच पाए वहाँ कर रहे हैं जितना हो सकता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को भी करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। और वैसे जो लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है उसमें कितना सेंट्रल रेवेन्यू का जो शेयर होता है पहले 32% रहता था, अभी उसको तो बढ़ाकर 44 कर दिया। 42 कर दिया है और सब मिलाकर देखा जाए तो अब 65-35 का शेयर हो गया। 65 सेंटर का शेयर है और 35 स्टेट। सर ये जो नक्सल जो प्रॉब्लम है इसका दो हिस्सा होता है। एक तो होता है ऑफकोर्स जिसे आपने बोले कि वो डाउन हो गया, एक होता है मिलिट्री अप्रोच दैट वो कर रहे हैं तो हम उनको सक्सेसफुली काउंटर कर दो काम करते हैं। हाँ, दूसरा वाला जो एक डेवलपमेंट Development, एस्पेक्ट हाँ। है ये बिकॉज नक्सल का जो लीडर्स हैं वो तो कोई ट्राइबल वाला नहीं होते हैं, वो तो नहीं। बाहर से आते हैं, हाँ। इंपोर्ट होके आते हैं। एक्चुअली सब लोग बोलते हैं कि वो जो मैपिंग बोलते हैं हाँ। मैपिंग बोले लीडरशिप का मैपिंग का काम अभी तक सर सरकार में हुआ नहीं। अब देखिए मैं इसमें हाँ, तो ये जो डेवलपमेंटल जो काम है जो अदर जो जो जहाँ से सोल्जर फुट सोल्जर्स आते हैं उनको रोकने के लिए क्या काम है? डेवलपमेंट का काम भी बहुत तेजी के साथ हुआ है। मैं कहता हूँ कि अब जाकर बस्तर ही छत्तीसगढ़ का देखिए, गढ़चिरौली में भी कितना डेवलपमेंट का काम तेजी के साथ हुआ है उसको भी जाकर देखिए। लेकिन हम लोग अभी सेटिस्फाइड नहीं, क्योंकि माओवादी इस डेवलपमेंट के काम को होने नहीं करने दे में बाधा पैदा हाँ, बाधा। रोकते हैं। उसके बावजूद काम हुआ है और डेवलपमेंट के काम को और अधिक हम लोग मोमेंटम लगातार दे रहे हैं। सर अपने इन्फिल्ट्रेशन के बाद में बताया कि वो बहुत कम हो गया, लेकिन एक पठानकोट अटैक के बारे में क्या बोलेंगे? देखिए पठानकोट में इसमें कहीं दो राय नहीं की। टेररिस्ट आए तो कहीं कहीं से घुसकर आए, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन मेजर अचीवमेंट उसमें अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों का ये मैं मानता हूँ कॉन्ट्रीब्यूशन। उन्होंने अपनी जिंदगी गंवा दी लेकिन किसी भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एसेट को डैमेज नहीं। और दूसरी चीज सारे के सारे टेररिस्ट को मार डाला, किसी भी टेररिस्ट को घर नहीं दिया। मेजर अचीवमेंट। भाई टेररिस्ट तो कहीं कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी देश ये दावा नहीं कर सकता कि चाहे वो पूरी ग्लोबल कम्युनिटी में सबसे डेवलप्ड कंट्री क्यों ना हो, लेकिन वो भी दावा नहीं कर सकती कि हमने एकदम पूरी तरह से अंदर किया है। सभी ग्लोबल कम्युनिटी से जाए और मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया को ग्लोबल कम्युनिटी को सबको टेररिज्म के सवाल पर ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। वो फेंसिंग को लेके जो सर सवाल उठ रहा है जो खुला है और भी बढ़ाया है और बढ़ाया। इस सरकार के 2 साल में कितना बढ़ाया फेंसिंग वाला? अब क्योंकि एग्जैक्ट फिगर तो इस समय क्योंकि आलाप से आप पूछ रहे हैं मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बढ़ा है और काफ़ी बढ़ा है। और कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं फेंसिंग करते हैं जो थोड़ा सा उसमें उतनी तेजी नहीं आ पाती है। कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं लैंड जैसे प्रोवाइड करना, लैंड एक्विजिशन को लेकर कुछ काम रुक जाता है। उस समय जल्दी लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ तो फेंसिंग नहीं। सर कुछ रिवराइंस भी है, वहाँ पर भी फेंसिंग हो नहीं सकती तो वहाँ दूसरी व्यवस्था करनी पड़ती है। वैसे हम लोग बहुत सारे सर वैसे टेक्निकल सॉल्यूशंस भी हम अब वहाँ पर सर वो उपयोग प्रारंभ कर रहे हैं। सर आज द होम मिनिस्टर
how comfortably you are as far as Kashmir situation is concerned? एक इंसर्जेंसी जैसे पहले शुरू में काफ़ी क्रॉस द लाइन में फायरिंग होता था, क्रॉस फायर वाला, एंड देन अभी जो सिचुएशन अभी हुआ वो नीट के ऊपर पर्टिकुलरली लोग बोलते हैं वो अनंतनाग एंड ये जो दो एरिया जो अर्लियर रिलेटिवली काम थे, बट वहाँ अभी दूसरा तरफ का ये बढ़ रहा है. सो हाउ डू यू असेस द सिचुएशन? एंड आपका सरकार भी ना अभी वहाँ है. अभी है थोड़ी सी, अभी नई गवर्नमेंट बनी है, महुआ ये भी आई है. मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ कश्मीर में भी करने की जरूरत है. हम तो कश्मीर के लोगों का भी कॉन्फिडेंस हासिल करना चाहते हैं और हमारा उस दृष्टि से भी प्रयत्न चल रहा है और हमने कुछ स्टेप्स उठाए हैं जिसकी जानकारी कुछ समय में लोगों को होगी. कश्मीर पंडित को लेके वहाँ लेने के लिए मैं वहाँ उससे कोई बात हुई है? हाँ, क्या बात हुई सरकार है. पहले मुफ्ती साहब भी आए थे, मुझसे उनसे बात हुई थी. उन्होंने भी अपनी सहमति व्यक्त की थी और कहा था कि मैं जमीन उपलब्ध कराऊंगा. और महुआ जी आई हैं, महुआ जी से भी हमारी बातचीत हुई है. उन्होंने अपनी सहमति दी है और हाउस में तो स्टेटमेंट दिया है महुआ जी. स्टेटमेंट तो दिया, और उन्होंने कहा है कि कश्मीरी पंडित हमारे भाई हैं, उनको हम बचाएंगे. तो इतना ये वो स्टेटमेंट बड़ा अचीवमेंट है. सी गेव ए गुड स्टेटमेंट, गुड स्टेटमेंट, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट, बहुत अच्छा बट स्टेटमेंट. उसको पॉलिटिसाइज कर दिए ना ये जो यासिन मलिक ने फिर से Yes, अटैक वो कर तो दिया करेंगे, उसके वो बाद. तो करेंगे. सर जो इन्फिल्ट्रेशन तो एक कश्मीर पर सिचुएशन, इस तरफ से जो बांग्लादेश पर जो बांग्लादेश. ह्यूज क्राइसिस हमारा हमने जो देखा होगा, हम लोगों ने कहा वो करेंगे. 2-2.5 वर्ष के अंदर ही पूरा हम ये असम और बांग्लादेश बॉर्डर सील करेंगे. तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? बांग्लादेश गवर्नमेंट अपोज नहीं नहीं, करेगी? बांग्लादेश गवर्नमेंट पूरी तरह से कोऑपरेट कर रही है. सर ये जो पुलिस मॉडर्नाइजेशन ये भी एक बड़ा हिस्सा मुद्दा रहा है, एंड पर्टिकुलरली आपका ये है. तो अभी जो लोग बोलते हैं कि हमारा जो पुलिस इतना इम्पोर्टेंट में काम कर रहा है, नॉट ओनली पैरामिलिट्री ऑल्सो द अदर स्टेट्स का, वो मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से कोई कंक्रीट स्टेप उनका कोई आर्म्स एमुनिशंस नया सिस्टम्स उनका ये कुछ चेंज हुआ है? जो 14 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद ये स्कीम थोड़ा सा, क्योंकि हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू का मैक्सिमम पैसा स्टेट को दे दिया था, तो स्वाभाविक है ये अपेक्षा थी. यहाँ 42% था, उसको बढ़ा के 65 तक चला गया. तो यह था कि स्टेट गवर्नमेंट अपना पुलिस मॉडर्नाइजेशन का काम करेगी. लेकिन इधर मैंने फिर भी पत्र लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ न कुछ असिस्टेंस और स्टेट्स को दिया जाना चाहिए पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए. तो प्रिंसिपली सहमति बन गई है इस बात पर कि हम पुलिस मॉडर्नाइजेशन की स्कीम को रिवाइव करेंगे. सर आपकी सरकार को 2 साल हो गई, कोई भ्रष्टाचार का ऐसा कुछ आरोप नहीं लगा, लेकिन अभी वो तो बड़ा मेजर अचीवमेंट लेकिन अभी जो महाराष्ट्र के अंदर जो पहले हुई, पैराग्राफ में डाल दिया. सर महाराष्ट्र के अंदर जो आपने एकनाथ खड़से जी अभी इस्तीफा दिए, तुरंत कार्रवाई की, उसमें देर नहीं की. बट वो भी डिबेटेबल ऐसा एलिमेंट डिबेटेबल. सर झारखंड में भी अभी आपने राज्यसभा में एक एमपी को लिया जिसके बोलिए, खिलाफ बहुत राज्यसभा सारा चार्जशीट हुआ है और जो केस चल रहा है, क्रिमिनल केसेस चल रहा है झारखंड में, अपर हाउस में जो मैंने है. झारखंड नहीं, वो बिहार वाला, बिहार में जो थे मिस्टर सिंह कोई थे उनको लिया गया, वो झारखंड में बिहार में हुआ था. वो उन्होंने बोले बट वो तो क्रिमिनल केसेस किसके पुलिस केस 1000 कर देने में कोई क्रिमिनल नहीं बन जाता है. एनीवे एक कंट्रोवर्सी तो सर हुआ था अभी. इसके बारे में सर जो बिहार में राज्यसभा जो एमपी जो बने हैं ना आपका अभी वो के जो आए हैं, हाँ उनके खिलाफ में 150 पुलिस केसेस है. तो इसके बोलते अरे भाई एक्टिव तो वही मैंने बोला है शरीफ आदमी. सर कोई कुछ रहा होगा, एजुकेशन वगैरह चलते रहते हैं. बोले कि 120 नो पुलिस केसेस, वो एक में चर्चा होता है. आई थिंक सर अभी यूपी में अभी सभी ऐसी नहीं. हाँ ये वाला सर अभी वाला बिकॉज आपका जो नेक्स्ट टारगेट है उत्तर प्रदेश इलेक्शन से, उसको लेके क्या स्ट्रेटेजी बन रहा है? क्योंकि आप यूपी से है इसलिए यू विल बी ए मेजर डिसीजन मेकर. तो और कल भी ये छपा है कि प्रधानमंत्री हर महीना जाएंगे और आप भी हर महीना जाएंगे. मैं जा ही रहा हूँ, अभी होकर आया हूँ, फिर जा रहा हूँ कल. और हम प्रधानमंत्री दोनों लोग उसमें सहारनपुर की रैली में भी थे, बरेली की रैली में भी थे. 2017 में यूपी में भी और गुजरात में भी. तो गुजरात में जो पाटीदार आंदोलन हुई उसका कितना असर? जीतेंगे जी, दोनों जगह जीतेंगे. उत्तर प्रदेश में भी वहाँ सर पाटीदारों का भी समर्थन प्राप्त होगा. सर आसाम में आपने मुख्यमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, तो उत्तर प्रदेश में करने वाले हैं क्या? ये तो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगी. वैसे कभी कभी हम लोग
स्ट्रेटजी के तहत चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट प्रोजेक्ट करते हैं, वो कभी कभी नहीं करते। ये अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का पार्ट है। इसमें चांसेस ये है क्या कि आपको भी वहाँ दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए वहाँ नेताओं की कमी नहीं है, वो बहुत तो आपका नाम मेरे पेपर में आ रहा है। बार मीडिया में सर आपका नाम आ रहा है नहीं, इसलिए। ऐसे ही है, वहाँ नेताओं की कमी नहीं। सर, कमिंग बैक टू योर मिनिस्ट्री, दो इशू पर लिटिल कंट्रोवर्सीज हुआ है। एक लोग बोलते हैं आपका मिनिस्ट्री ये जो इशू है वो एनजीओ वाला जो आपने जो रिस्ट्रिक्शंस में लगाए एंड पब्लिक परसेप्शन एंड उनका जो है वो यू आर एंटी डिसेंट एनजीओ पर इतना एक्टिविटीज लगा दिए हैं। तो इसके ऊपर आप क्या जवाब देंगे? एक मामले में भी तो कोई ये बताए क्या, जिसको जहाँ मान लीजिए विदेश से अथवा कहीं से फंडिंग होती है तो उस एनजीओ की भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है उसकी हर साल प्रॉपर ऑडिटिंग कराए, रिटर्न फाइल करे। यह तो होना चाहिए। हमने तो इतना किया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। हमने कहा कि आप ऐसा नहीं है कि आपको एक बार पैसा कहाँ खर्च किया, कैसे किया, इसकी जानकारी तो गवर्नमेंट को होनी चाहिए। यदि कहीं से पैसा आ रहा है तो उसकी प्रॉपर ऑडिटिंग होनी चाहिए, रिटर्न फाइल करते रहिए। यही कहा, नहीं हुआ था उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई। और सर जो दूसरा जो लिटिल कंट्रोवर्शियल पार्ट रहा है, आई डोंट नो, और हम तो एनजीओ का सहयोग लेना चाहते हैं। एनजीओ के कंट्रीब्यूशन को नकारा नहीं जा सकता। यदि सभी एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, ये जो फॉरेन फंडिंग जो एनजीओ पर करते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा आपने सबके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। और बस सर जिन लोगों ने नहीं किया, और सर एक फोर्ड फाउंडेशन वाले ने इतना मैंने इलीगल काम किए थे आप फिर भी बस आपने अलाउ कर दिया। नहीं, जिन लोगों ने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया, प्रॉपर ऑडिटिंग नहीं कराई, उन्हीं के साथ कार्रवाई हुई और सबके साथ। इसका मतलब आपको लगता है कि इतने 40-50 साल में ये सरकार ने कुछ किया नहीं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया इन एनजीओ के खिलाफ? मैं ये मानता हूँ कि सचमुच जो सब प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए थे उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है। किस तरह से एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व थे? क्या जो एलिगेशन आता है कि वो कोई कन्वर्सन कर रहा था, कोई इस तरह से कुछ चलती रहती हैं, इस प्रकार की चीजें आती हैं। लेकिन गवर्नमेंट की जानकारी में रहना चाहिए कि कोई एनजीओ काम कर रही है तो क्या काम कर रही है, पैसा आया तो कहाँ से आया, खर्च हुआ तो कहाँ खर्च हुआ, इतनी जानकारी तो होनी चाहिए। तो उन लोगों की ऐसा कोई एक्टिविटीज पकड़ में आया है क्या सरकार के सामने कि उन लोगों ने सचमुच की कोई ऐसा एक्टिविटी इन्वॉल्व? मैं अभी उसके बारे में नहीं बोलूँगा। जो दूसरा कंट्रोवर्सी था कि बेसिकली आप लोगों ने आप आने के बाद जो वीसा रेजिम जो है उसको आपने लिबरलाइज किया, बहुत लिबरलाइज किया। क्योंकि बड़ा उसका प्लस पॉइंट्स होता है, माइनस पॉइंट्स होता है, तो वो तो ठीक है। लेकिन ये जो लिटिल कंट्रोवर्सी आ जाता है, जैसे अभी वो चाइनीज डिसिडेंट आए थे, उन्होंने एमईए वाले बोले ने होम मिनिस्ट्री वीसा दे दिए, हमने उनको रोक मैं आपको बता दूं, क्या एमईए भी मैं बता दूं, एक को तो वीजा जारी ही नहीं हुआ था। अच्छा, वो जो प्रोसेस चलता है वीजा देने का, उसी में कहीं गड़बड़ी थी, इस कारण नहीं मिला। और एक की भी ऐसी कोई प्रॉब्लम थी जिसके कारण वीजा नहीं मिला। ऐसा नहीं है वीजा देने के बाद तब कैंसिल कर दिया। सर आप कुछ ये जो अनदर बिग इशू आजकल जो स्टूडेंट एजुकेशन हो रहा है, जैसे हैदराबाद में हुआ, ये हमारा जेएनयू में हुआ, एंड देन ऑब्वियसली उसका जो अटैक हो गया, पुलिस मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स यू कम टू द पिक्चर। सो यू थिंक दिस इशू कुड हैव बीन हैंडल्ड बेटर? अभी पुलिस को हैंडल कर सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ। हाँ, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि भारत के बर्बाद करने के, भारत के टुकड़े करने के निकाले लगते हैं, कम से कम हमारी गवर्नमेंट तो उसे टारगेट नहीं करेगी। क्या जेएनयू के बाद सेम सिचुएशन भी जादवपुर यूनिवर्सिटी में बहुत एग्रीवेट सिचुएशन हो रहा है, उसमें कुछ नहीं करने वाले हैं? सेंटर कुछ इंटरफेयर नहीं करेगा? ये काम सब पुलिस का है, जांच करना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है। सर इसमें एक मेजर इशू अभी जो हुआ, इसके पर ये जो मथुरा में सर जो हुआ, उस पर आपने भी एक मैंने ये कहा कि मथुरा को लेकर तरह की चर्चाएं हैं। सीबीआई में जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। मेरे 2 पुलिस अधिकारियों की जानें भी उसमें गई हैं। तो मैंने स्टेट गवर्नमेंट को एक सुझाव दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट दूध का दूध और पानी का पानी ये करने के लिए, मतलब कि सही जांच करने के लिए, निष्पक्ष जांच करने के लिए बेहतर यह होगा कि सीबीआई इंक्वायरी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को रेकमेंड करे। हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, सीबीआई जांच कराने को हम तैयार हैं।
सुझाव मैंने स्टेट गवर्नमेंट को दिया है। सर जब सीबीआई का बात होता है, जब आप लोग अपोजिशन में थे, यूपीए वाले थे, सीबीआई वाज नोन एज कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो आप आने के बाद ये सीबीआई इज जेन्युइनली ऑटोनोमस और आप भी उसमें? मैं बता दूं, जितने भी हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं सबको हम मैक्सिमम जितनी ऑटोनॉमी दे सकते हैं हम ऑटोनॉमी दे रहे हैं। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, एनआईए जैसे पहले फाइल होम मिनिस्ट्री आती थी तब जाती थी ला को, मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है अभी आने की, आप सीधे कोई ओपिनियन लेनी है तो सीधे ला को भेजिए, होम मिनिस्ट्री आने को ऐसे ऑटोनॉमी दी जाती है। इंस्टीट्यूशंस के साथ खिलवाड़ कभी नहीं करना चाहिए, इंस्टीट्यूशन के साथ खिलवाड़ करेंगे तो उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ता है। तो इस इशू में आप क्या सीधा आप यूपी सरकार को ब्लेम कर रहे हैं कि उनके पास इन्फॉर्मेशन था और उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया? अब 2 साल से लोग वहां पर पड़े हुए थे, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो सचमुच ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्यों नहीं हुई? ये तो उत्तर प्रदेश सरकार को इस देश को बताना चाहिए। और मैं फिर से इस बात को कहना चाहूंगा कि इस मामले की तह तक जाने के लिए आवश्यक है कि पूरे मामले की ठीक जांच होनी चाहिए, और बेटर यह होगा सीबीआई जांच करे, और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करे। तो इसमें आप स्टेट गवर्नमेंट की नियत पे क्वेश्चन मार्क करते हैं क्या? स्टेट गवर्नमेंट के पार्ट पर कमी तो रही है, इस सच्चाई को नहीं हटाया जा सकता। तो सर लास्ट क्वेश्चन, बट वो तो पॉलिटिकल पार्ट है, दीपक पूछो। एएम ने लिखा था यू आर होम मिनिस्टर आर नंबर 2 इन द गवर्नमेंट, व्हाट इज द नेक्स्ट, व्हाट इज योर नेक्स्ट एम्बिशन? एम्बिशन हम सभी लोगों का मिलजुल कर भारत को एक विश्व का अग्रणी देश बनाना था, एक पावरफुल कंट्री के रूप में। 2019 में फिर